हाँ तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? और भाई लोग, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से एक प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है क्या भाई? एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज के हम लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 13। और यूनिट नंबर 13 का क्या नाम होने वाला है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो मुझे ना एक कॉलेज को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉलेज को इस्टेब्लिश करूँ। ठीक है। एक कॉलेज का न्यू रखूँ जिसमें बीएससी नर्सिंग हो, जिसमें जीएनएम का कोर्स भी हो, जिसमें एएनएम का भी कोर्स हो। तो क्या क्या गाइडलाइन को मुझे फॉलो करना पड़ेगा जिससे मैं एक नर्सिंग कॉलेज को ओपन कर सकूं? ठीक है। जैसे एमबीबीएस जितने भी कॉलेज होते हैं उसमें मिनिमम 500 बेड चाहिए होता है। ठीक है। क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और उसको टीचिंग पर्पज के लिए मेनली देखा जाता है। तो ऐसे ही नर्सिंग के लिए भी जितने भी नर्सिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए क्या क्या एक प्रॉपर सेटअप रखा गया है आईएनसी की तरफ से, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बीएससी क्या कहते हैं, कितने स्टाफ होने चाहिए, ठीक है, कितना आपका बेड होना चाहिए, वहां पे कितने इक्विपमेंट होने चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कहते हैं आईएनसी के नॉर्म्स। आईएनसी के नॉर्म्स पढ़ते हैं। भाई आईएनसी का फुल फॉर्म तो सबको पता है ना? आईएनसी का फुल फॉर्म तो पता है भाई, थर्ड ईयर में सबको पता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है। तो आईएनसी के कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं आईएनसी के? देखो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। तो आईएनसी किसके अंडर काम करती है बताओ? आईएनसी किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। ठीक है। पहला पॉइंट हो जाता है ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड ऑफ यूनिफॉर्म सिलेबस एट ईच लेवल ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है। देखो, नर्सिंग नर्सिंग अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नर्सिंग का पापा कौन है? फैमिली ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली ऑफ वेलफेयर एंड हेल्थ हेल्थ फैमिली। ठीक है। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सॉरी, इवन मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है। तो आईएनसी का पापा कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है। आईएनसी क्या, अब आईएनसी का जो बेटा है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो बेटा है आईएनसी, वो क्या करता है? अब आईएनसी आईएनसी देखो क्या काम करता है। वो काम करता है सर्टिफिकेशन मेंटेन करने में, वो काम करता है यूनिफॉर्म मेंटेन करने में, वो क्या काम करता है? वो काम करता है एजुकेशन की जो सिलेबस पैटर्न है हमारे नर्सिंग का उसको मेंटेन करने में। आईएनसी का काम क्या क्या काम है? एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है। नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है। तो ये सारे काम हो जाते हैं आईएनसी के। अब आईएनसी के हम नॉर्म्स पढ़ते हैं। आईएनसी का नॉर्म्स क्या होता है? सबसे पहले, इन इंडिया द डिफरेंट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन आर। कौन कौन से नर्सिंग एजुकेशन होते हैं? देखो, सबसे पहले बीएससी, फिर उसके बाद हमारा जीएनएम होता है, एएनएम होता है, मास्टर्स होता है, एमएससी, फिर उसके बाद एमफिल होता है और पीएचडी होता है। ठीक है। इतने सारे कोर्सेस होते हैं नर्सिंग में। और भी होते हैं, इतना फोकस हाईली प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं आईएनसी नॉर्म्स। तो हो गया हमारे पास आईएनसी नॉर्म्स। अगर मान लो पेपर में आता है तो आईएनसी नॉर्म ये लिख देना है कि आईएनसी जो है वो किसके अंडर काम करती है? आईएनसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड फैमिली हेल्थ केयर। ठीक है। यही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। और आईएनसी जो है इसका ये काम है। आईएनसी के अंदर जो कोर्सेज रेगुलेटेड होते हैं वो होते हैं बीएससी, जीएनएम, एएनएम, एमएससी, एमफिल और पीएचडी। ये सारे कोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है। आईएनसी नॉर्म्स कंप्लीटेड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एंड एकेडमिक फैसिलिटीज रिक्वायर्ड एज पर द रेगुलेशन ऑफ आईएनसी। ठीक है। आईएनसी ने कुछ रेगुलेशंस दे रखा था, कुछ गाइडलाइंस दे रखा था जिसके तहत टीचिंग ब्लॉक एज वेल एज जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो उसके अंदर आती हैं। जैसे मान लो आईएनसी ने अगर अपने सर्कुलर में रेगुलेट करके रखा है कि एटलीस्ट हमें 10 बेड चाहिए फॉर टीचिंग के लिए। ठीक है। तो अगर कहीं कॉलेज है वहाँ पे 5 ही बेड है, 4-5 बेड नहीं है, तो वहाँ क्या होगा भाई? वहाँ दिक्कत हो सकता है ना। तो आईएनसी कहीं ना कहीं उनको एक नोटिस करेगी, सबमिट करेगी कि भाई देखो हमारे अंदर 5 ही हॉस्पिटल है, सॉरी 5 बेड है, 5 बेड को और बढ़ाओ। ठीक है। तभी हम तुम्हें मान्यता देंगे। ये सारी चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एज पर ऑल द नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह वगैरह। ठीक है। देखो, टीचिंग ब्लॉक। इसमें अगर फिजिकल एंड एकेडमिक फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा टीचिंग ब्लॉक। टीचिंग ब्लॉक में क्या क्या चाहिए होता है भाई? टीचिंग ब्लॉक में क्या क्या चाहिए? लेक्चर हॉल चाहिए जहाँ पे बच्चों का लेक्चर हो सके। ठीक है।
फिर उसके बाद क्या चाहिए, नर्सिंग फाउंडेशन लैब चाहिए, कम्युनिटी का लैब चाहिए, सबका लैब होता है ना, कॉलेज में तो हो गई आपके, न्यूट्रिशन लैब होता है, कम्युनिटी का लैब होता है, ओबीजी का लैब होता है, फंडामेंटल का लैब होता है, पीडियाट्रिक का अलग लैब होता है, ठीक है। फिर एक होता है मल्टीपर्पज लैब होता है, कंप्यूटर लैब अलग होता है, ठीक है, स्टाफ रूम होता है, एक प्रिंसिपल रूम होता है, वाइस प्रिंसिपल रूम होता है, लाइब्रेरी होता है और एबी एड रूम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है हमारी टीचिंग ब्लॉक के अंदर, समझ गए। फिर उसके बाद क्या आता है, और टीचिंग ब्लॉक में कुछ और भी चीजें आती है, क्या क्या आती है बताओ। फिर उसके बाद आता है वन रूम फॉर ईच हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। जो एचओडीज होते हैं, एचओडी जितने भी होते हैं उनके लिए अलग अलग एक ब्लॉक बना रहता है, ठीक है। फैकल्टी रूम होता है अलग, और टोटल हमारे इतने सारे रूम्स होते हैं, और ये रूम्स बिना प्रॉपर एक स्क्वायर फीट में मेजरेबल है, ठीक है। ये स्कूल, ये जितने भी रूम्स वगैरह जितने भी हैं, ये आईएनसी के गाइडलाइन के अगर जाएंगे तो वो सब एक गाइडलाइन, वो उसमें सॉरी स्क्वायर फीट में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज शुड हैव द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, तो कुछ उसमें डिपार्टमेंट भी होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अगर आप अपने एचओडी के ऑफिस में जाओगे ना तो वहां पे देखो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है। कुछ डिपार्टमेंट होता है जिसमें मेडिकल सर्जिकल का, कुछ होता है ओबीजी का, कुछ होता है चाइल्ड का, कुछ होता है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ का, कुछ होता है कम्युनिटी का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड होना चाहिए, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में। टीचिंग फैसिलिटी होगी, फिजिकल फैसिलिटी, व्हाट आर द फिजिकल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड इन अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू द आईएनसी नॉर्म्स। तो सबसे पहले जो फिजिकल फैसिलिटी होता है वो था सिंगल रूम या डबल रूम, सैनिटरी और वन लैट्रिन एंड वन बाथरूम फॉर 5 स्टूडेंट, ठीक है। विजिटर रूम होना चाहिए, रीडिंग रूम, स्टोर रूम है ना, डाइनिंग टेबल, वार्ड रूम, किचन वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है कि क्या क्या फिजिकल सेटअप हमें कॉलेज में देना है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फैसिलिटीज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर मान लो व्हाट इज द क्लिनिकल फैसिलिटीज फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो क्या क्या क्लिनिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए उसके पास। सबसे पहला भाई होना चाहिए मेडिकल बेड्स अप्रॉक्स 30, सर्जिकल बेड 30, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेड डिफरेंट एरिया इन कॉलेज विद एन एनुअल इनटेक ऑफ, ठीक है। ऑर्थोपेडिक के 10 बेड होने चाहिए, पीडियाट्रिक के 10 बेड होने चाहिए, और ऑप्शन गायनी के 30 बेड होने चाहिए, सर्जिकल के 30 और मेडिकल बेड 30, ठीक है। ये जैसे जो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सा फंडा है, जैसे कॉलेज में तो इतने नहीं होंगे, ठीक है, कॉलेज से जो भी एफिलेटेड तुम्हारा हॉस्पिटल रहता है, ठीक है, जितने भी नर्सिंग कॉलेज होंगे देखना उनके साथ कोई ना कोई कॉलेज एक हॉस्पिटल एफिलेटेड रहता है, उनके साथ रहता है, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल का बता रहा है ये, ठीक है, कि वहाँ पे पीडियाट्रिक के 20 बेड होने चाहिए, सर्जिकल के 20 बेड होने चाहिए, मेडिकल के 30 बेड होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन गायनी के 30 बेड होने चाहिए, और जितने भी बेड हैं वो एटलीस्ट 75% ऑक्युपाइड होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे एक आईसीयू होना चाहिए, आईसीयू में कार्डियो वाला भी डिपार्टमेंट होना चाहिए वहाँ पे, है ना। और आईएनसी, एसआईसी, आईपीएचएस नॉर्म्स को फॉलो वगैरह करने हैं उनके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जितने भी एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं वो जो हैं, जो मैं बता रहा था अभी आपको, जितने भी एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं, द साइज ऑफ द हॉस्पिटल शुड नॉट बी लेस देन 100 बेड, ठीक है, मोर देन 100 बेड ही होना चाहिए। जितने भी नर्सिंग कॉलेज किसी भी हॉस्पिटल से एफिलेटेड हैं उनके जो बेड हैं अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एफिलेटेड नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम रेडियस ऑफ 15-30 किलोमीटर। और जो भी मान लो अगर यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा हॉस्पिटल है, तो इन दोनों का जो रेडियस है वो अप्रॉक्स 15 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चे सुबह आ रहा हो 2 घंटे 4 घंटे लग रहा है उनको जाने में, ठीक है, इससे ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हो जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इसमें बात करते हैं वो तो कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, जब बच्चे कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी में क्या क्या वो चीज़ सारी चीज़ें, जैसे कम्युनिटी में जब हमारी कम्युनिटी की पोस्टिंग लगती है तो बच्चे कम्युनिटी में भी तो जाते हैं ना, तो कम्युनिटी में वहाँ पे जैसे सीएससी पे जाना है, पीएससी पे जाना है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे भी कैसे कैसे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एफिलिएशन एंड कोऑर्डिनेशन विद रेगुलेशन बॉडीज, ठीक है, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल। एफिलिएशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, व्हाट इज एफिलिएशन, एफिलेटेड मतलब हमारा कॉलेज उससे एफिलेटेड है, किससे एफिलेटेड हमारा कॉलेज, जैसे अगर मान यूपी की बात करूँ तो यूपी में किससे एफिलेटेड रहता है हमारा कॉलेज, अटल बिहारी से, ठीक है। और अटल बिहारी किससे रेगुलेटेड करता है भाई, आईएनसी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें भी। तो सबसे पहले अगर मैं नेशनल की बात करूँ तो सबसे पहले आता है आईएनसी, इंडियन नेशनल काउंसिल। फिर उसके बाद आता है एसएनसी, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। फिर उसके बाद आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी ग्रैंड या फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन।
फिर TNAI, ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज में। अगर मैं नेशनल की बात करूँ तो नेशनल में आएगा हमारे पास, नेशनल में आएगा INC आएगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फिर क्या आएगा, फिर आएगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल SNC। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद हमारे आएगा UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन। ये आ जाती है नेशनल बॉडीज जो कंट्रोल करती हैं। इंटरनेशनल की बात करूं तो इंटरनेशनल कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल जी कंट्रोल करता है INC, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ICN। फिर उसके बाद कौन करता है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ANA। फिर कौन कंट्रोल करता है, द कॉमनवेल्थ नर्स फेडरेशन, नर्स फेडरेशन, ठीक है। ये तो सबसे पॉपुलर कौन सा है, इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। ये दो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिटेशन, ठीक है। ACCREDIATION, एसिडिटेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिटेशन। देखो अगर आप बोलोगे अभी आप सोचोगे यार सर ने मतलब भैया ने तो यार ऐसे ही बता दिया, बस 3 पॉइंट लिखा और सब बता दिया ऐसे। सिंपल सा मैं बताऊं ना, ये सब जो है थिंकिंग, तुम्हारी एबिलिटी पे, थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है ये सारे चैप्टर्स। तो ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत इजी है यार। फिजिकल एकेडमिक फैकल्टी क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, टीचिंग ब्लॉक में क्या चाहिए जो भी लिख दो खुद अपने दिमाग से चला के। क्लिनिकल फैसिलिटीज क्या क्या चाहिए होती है, थोड़ा रिवाइज करना है, बस समझ लो, ठीक है। प्रॉपरली रिवाइज कर लो, बहुत है, ठीक है। चलो एक बार इसका फटाफट वेल अब हम पढ़ने वाले क्या, एक्रीडिटेशन एंड इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। देखो पेपर जब भी होता है ना बच्चों का, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्रीडिटेशन एंड इंस्पेक्शन पे। टीचर जान के देता है एक्रीडिटेशन, बच्चे लिख के आते हैं इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। तो एक्रीडिटेशन और इंस्पेक्शन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, एक पहलू के दो सिक्के हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। एक्रीडिटेशन क्या होता है, इट इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड रिकॉग्निशन कंडक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सटर्नल organization, ठीक है, external organization to ensure that the educational institute program or services meet predetermined standard of quality of care, ठीक है। तो देखो एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है, कि एक्रीडिटेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि ये इंश्योर करता है इवैल्यूएशन के थ्रू, ये इंश्योर करता है कि जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो एक हाई लेवल का हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। वो एक अच्छी तरीके से मतलब वो जो इंस्टीट्यूट है वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे हम सिंपल सा कह देते हैं, जब भी पेपर होता है, CBSE का पेपर हो गया है, किसी चीज का पेपर होता है, तो वो आते नहीं, निरीक्षण वाले आते हैं, इंस्पेक्शन टीम आती रहती है, इंस्पेक्शन टीम देखते हैं, वही है, ठीक है। तो वो एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो देखता है, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन एंड रिकॉग्निशन कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल ऑर्गन कह रहा हूँ, ये है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जी ये लिख देता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आता है, बाहर का कोई आता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, क्या कहता है कि एक्रीडिटेशन इज ए वॉलंटियर and ongoing process that involves throughout review of various aspects including curriculum, faculty qualifications, faculties and evaluation outcomes, ठीक है। तो सिंपल से बताऊं तो एक्रीडिटेशन मतलब एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि तुम्हारे कॉलेज में आएगा, वो देखेगा सब चीज, फिर चला जाता है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, AICTE, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जिसे कहते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एक्रीडिटेशन प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे हमारी INC क्या है, INC इंस्पेक्शन वाली है या फिर एक्रीडिटेशन करती है, एक्रीडिटेशन करती है, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आके देखती है, ठीक है। ये हो गया। अब एक्रीडिटेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से सबसे पहले प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर मान लो मुझे अपने कॉलेज में एक्रीडिटेशन करवाना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, एप्लीकेशन करूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए, सेल्फ असेसमेंट करूंगा। आने से पहले भाई मैं जाके खुद देखूंगा कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं है इसलिए, ठीक है। ऑन द साइट सर्वे, जब वो टीम आएगी तो साइट सर्वे करवाएगी, साइट सर्वे वहां पे ले जाके री पोस्ट
री पोस्ट प्री प्रिपरेशन, ठीक है, री पोस्ट प्री प्रिपरेशन। फिर अवार्ड ऑफ एक्रीडेशन, अवार्ड ऑफ एक्रीडेशन, फिर उसका मेंटेन एक्रीडेशन स्टेटस, ठीक है, मेंटेन एक्रीडेशन स्टेटस, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये अगर मैं बताऊं कि एक्रीडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कॉलेज जो जो होती हैं वो निरीक्षण अपना करवाती रहती हैं, ये जो निरीक्षण टीम होता है, ये जो इंस्पेक्शन एक्रीडेशन टीम होता है, वो क्यों आता है बार बार? इसलिए आता है कि सबसे पहले कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बार बार इंप्रूव होता रहे, इंप्रूव होता रहे, इंप्रूव होता रहे, ठीक है, ये होगा। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, अच्छा खासा एजुकेशन मिले, ठीक है। एनहांस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी पेशेंट केयर सर्विसेज, ठीक है। प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। जैसे मान लो हॉस्पिटल में वो आती है ना, क्या कहते हैं, एक टीम आती है एनएबीएच, एनएबीएच करके आता है हॉस्पिटल में, सर्वे लेता रहता है, ठीक है, वो एक्रीडेशन होता है इसका। इंस्पेक्शन की बात बताऊं, अब इंस्पेक्शन हम पढ़ते हैं तो इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब इट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एंश्योरिंग दैट हेल्थ केयर फैसिलिटी adheres to regulate standard and deliver high quality of care, ठीक है। इंस्पेक्शन फिर से पढ़ता हूँ, इट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट, क्रूशियल एस्पेक्ट है, जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एंश्योरिंग दैट हेल्थ केयर फैसिलिटी adheres to regulate standards and deliver high quality of care, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि वो इंस्पेक्शन एक टीम होती है स्पेसिफिक, जो कि निरीक्षण करती है, फिर देखती है कि जो भी हेल्थ केयर, जो मेरे लिए हेल्थ केयर भी होता है, तो जो भी हेल्थ केयर जो टीम है या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, वो एक प्रॉपर केयर दे रहा है कि नहीं दे रहा, प्रॉपर एजुकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एंश्योरिंग दैट द हेल्थ केयर फैसिलिटी adheres to regulate standard and delivery high quality of care, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ केयर कर दो या फिर हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर दो। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले होता है प्री प्रिपरेशन, फिर उसके बाद होता है कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ठीक है, कंप्लायंस हो गया, मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, हमसे मॉनिटरिंग हो गया। इंस्पेक्शन डे कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंस्पेक्शन डे कोऑर्डिनेशन, डीसी, इंस्पेक्शन डे कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, और फिर इसमें इम्प्लीमेंटेशन एक्शन एंड फॉलोअप भी होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में, उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में। इंडियन नर्सिंग कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अगर मैं एलिमेंट्स बताऊं आपको तो क्या होगा, सबसे पहले रेगुलेट करता है ओवरसाइट को, एक्रीडेशन एंड अप्रूवल होता है, करिकुलम डेवलपमेंट होता है, लाइसेंस एंड रेगुलेशन, लाइसेंस भी रेगुलेट करता है, कंटिन्यूस इन एजुकेशन प्रोसेस एंड एडुकेशन एंड कोलैबोरेशन, इन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। क्या क्या आईएनसी का क्या क्या एलिमेंट होता है, सबसे पहले भाई रेगुलेट करता है तुम्हारी किसको रेगुलेट करता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तुम्हारे क्लिनिकल तुम्हारे एजुकेशनल के जितने भी सिलेबस होता है उसको रेगुलेट करता है, लाइसेंस को रेगुलेट करता है, इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, आईएनसी कुछ नॉर्म्स वगैरह जो होते नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, क्वालिटी ऑफ केयर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। 5-6 एलिमेंट तो मैंने ऐसे बता दिए खड़े खड़े, ठीक है, ऐसे सोचते रहो, ऐसे लिखते रहो। इसके बाद हम बात करने वाले क्या, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। व्हाट इज करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, तब तक फिलहाल इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम क्या करने वाले थे, अब हम करने वाले भाई क्या, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो जाता है कि सिंपल सा बताऊं, देखो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि कुछ एक्टिविटीज जो रहती है नर्सिंग में, जैसे कि हमें कोई प्रोसीजर वगैरह होता है, ठीक है, उसको हमें प्रॉपर परफॉर्म करना। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है, इट इज अ सिस्टमैटिक ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशनल objectives and content into teaching and learning activities to prepare nursing student for professional practices, ठीक है। फिर से सुनना, it is a systematic translation of educational objectives and content into the teaching and learning activities to prepare a nursing student for a professional practice, ठीक है। तो क्या होता है कि educational objectives and teaching learning activities को ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि जैसे हमारा क्लिनिकल हो गया या फिर टीचिंग एक्टिविटीज, इन सबको स्टूडेंट में हमें एनफोर्स करना कि वो भी कल को जाके अच्छे से काम कर सके, उसको कहते हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, नीड असेसमेंट, कोई भी बच्चा है हमें असेस करना है कि हाँ ये इंटरेस्टेड किसमें है, क्लिनिकल में फिर टीचिंग में, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, उसके अंदर फिर क्या क्या करिकुलम हम डेवलपमेंट करवा सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये हो जाता है कि हाँ हम ये रिसोर्स देंगे तभी काम करेगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी,
फिर उसके बाद आता है असेसमेंट स्ट्रेटजीज, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब हो जाता है कि जो उसके अंदर की क्वालिटी है उसको इंश्योर करना, असेसमेंट का मतलब उसे असेस करना। ठीक है, मैंने बोल्ड पॉइंट दे दिया है, इसके अंदर तुम्हारे मन जो मन करे वो भर दो, जो मन करे वो नहीं भरना है, रिलेटिव भरना है। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल गाइडलाइन। ठीक है, कैसे किसी को इवैल्यूएट करोगे, किसी को क्या कहते हैं एजुकेशन गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करोगे। तो देखो इसका जो है अगर मैं बात करूं, दिस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मिंग, एंश्योरिंग एकेडमिक राइगर्स एंड मेंटेन प्रॉपर क्वालिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इवेल्युएट करेंगे और एजुकेशन जितने भी गाइडलाइंस वगैरह है उसको हम इवेल्युएशन करना, देखना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें सबसे पहले लीडिंग एंड ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट आता है, वैलिडेशन एंड रिलायबिलिटी आती है, फेयरनेस एंड इक्विटी आता है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी आता है, स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग आता है, फीडबैक रिमेडिएशन आता है एंड डाटा एनालिसिस आता है। ठीक है, ये सारी जैसे डाटा एनालिसिस हो गया, फीडबैक हो गया, स्कोरिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल अब जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 13 वो होता है फिनिश। ठीक है, और चैप्टर 13 हो गया फिनिश, और चैप्टर 13 फिनिश होते होते एक चीज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, आंखों पे लाइट पड़ रहा है तो इसलिए पहन रहा हूँ। ठीक है, हाँ अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ देखो, तो चैप्टर 13 हो चुका है फिनिश। अब चैप्टर 13 फिनिश होने के बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, 14। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा चैप्टर 14 का लेक्चर। फिलहाल अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका हैंड टू हैंड इसका सोल्यूशन बता दूंगा। और नोट्स वगैरह के लिए भी कमेंट कर दे रहना, क्योंकि कोई बच्चा अभी तक नोट्स के लिए कमेंट किया नहीं है मुझे। अगर आप नोट्स के लिए कमेंट कर दो तो मैं अपने इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। तब तक ये जय हिंद जय भारत, ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें, और हाँ पढ़ते रहें, क्योंकि पेपर आने वाला है। बाय बाय, सब खैर, बाय।